स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका सेमेस्ट्री में इसको पढ़ा जाता है सेमेस्टर 3 में, और इसका सब्जेक्ट कोड है 123-213-03। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो दो पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन क्या है। डिस्कस इट्स इवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, एक विषय के रूप में इसकी उद्भव की विवेचना करनी है। तो अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो, ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे पहचान सकते हो दो शब्द मिलके बना है। ठीक है, एक है लोक और दूसरा है प्रशासन। ठीक है, पहला है पब्लिक और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों को समझना होगा। लोक का मतलब होता है, इसको डायरेक्टली हम जनता से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, जनता या फिर जो भी पब्लिक होती है, लोग आमजन होते हैं, वो जनता हो जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सोसाइटी में जितने भी हमारे पास संसाधन होते हैं, समाज में जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनको करने का एक तरीका होता है, किस तरह से उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जितनी भी नीतियाँ होती हैं, ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, तो जो नियम कानून होते हैं, ठीक है, कोई भी लाभ होता है, वो हमें जनता तक पहुंचाना है। तो उसके लिए एक माध्यम होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संगठन होता है। संगठन में जो काम होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक तत्व की ज़रूरत होती है, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पूरी हायरार्की बनी होती है कि बॉस होता है, बॉस के नीचे सीईओ होता है, उसके बाद मैनेजर होते हैं, उसके बाद बाकी सारा स्टाफ होता है। तो ये पूरी हायरार्की बनी होती है, इसी से पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अगर इसकी हम सब्जेक्ट के रूप में इसकी बात करें, इसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कई सारे फेजेस में हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके जब ये स्टार्ट हुआ था उसकी बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1887 में। ठीक है, तो वुडरो विल्सन थे, इनको हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको फादर कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो वहीं से इन्होंने राजनीति को या फिर जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको अलग अलग करके बोला था। ये होगी मॉडर्न टाइम की बात। लेकिन अगर हम जो हमारा एंशियंट टाइम है पूरे इंडिया में, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो हमें कौटिल्य या फिर जो चाणक्य हैं वो मिलते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि बेसिकली अर्थशास्त्र एक उनकी बुक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पे पूरी बेस्ड थी। ठीक है, पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी। वहाँ पे उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो राजा होते हैं उनके जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, राजा का शासन किस तरह से होना चाहिए, सुशासन क्या होता है, इन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर डिस्कस करा था। राजनीति में मुख्य तत्व क्या होते हैं, राजनीति किस तरह से करी जानी चाहिए। ठीक है, तो जनता का क्या कर्तव्य होता है, तो ये सारे कर्तव्य जो थे, सारी बातें थी, वो उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखी थी। उससे अगर हम पीछे पीछे जाते हैं तो रामायण महाभारत का टाइम है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जनता को किस तरह से हम संगठित करते थे। ठीक है, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी, नियम कानून होते थे, जितने भी हमारे पास संसाधन होते थे, हम किस तरह से उनका व्यवस्थितीकरण करते थे, जिससे कि जिनका लाभ जो है वो पूरी जनता तक पहुंच सके। ये होगी इसके इतिहास की बात। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे मैंने आपको बताया था वुडरो विल्सन थे, उन्होंने 1887 में इसकी स्टार्ट करा था। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो कई सारे फेजेस में हुआ था। ठीक है, तो फेजेस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखना। इसका जो पूरा फेजेस हुआ था वो जो इसका डेवलपमेंट हुआ था वो 5 फेजेस में हुआ था। तो इसका जो पहला फेज़ था वो 1887 से लेके जब ये स्टार्ट हुआ था 1926 तक था। ठीक है, दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ था 1927 से लेके 37 तक, 1937 तक। इसके बाद तीसरा फेज़ स्टार्ट हुआ था 1938 से लेके 1947 तक। फोर्थ स्टार्ट हुआ था 1948 से लेके 1970 तक। और ये जो पांचवा अभी फेज़ चल रहा है वो है 1917 से 1 से लेके अभी तक का, यानी कि अभी जो कंटिन्यू चल रहा है वो वाला। ठीक, और अभी चला ही जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं पहले फेज़ की, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने अपना स्टार्ट ही करा था। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि संविधान को बनाना थोड़ा सा सरल होता है, लेकिन उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है,
उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था कि अगर हम देखते हैं हमें कोई भी काम करना होता है, सोच तो हम उसके बारे में पहले से लेते हैं, हम किस तरह से लोगों का भला करेंगे, ठीक है, कितनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, तो ये चीज़ें करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब हम एक्चुअल ग्राउंड पे आके उन कामों को करते हैं ना, तो हमारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करना। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि संविधान का निर्माण करना तो आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ये या उसको चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे में थोड़ी सी कंडीशन सुधरी, ठीक है। तीसरा जो काल था वो काफ़ी ज़्यादा, या फिर हम ये कह सकते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा पीरियड था, एरा था, वो उसने एक चुनौती दी। क्योंकि आप ये टाइम देखोगे तो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, एशियन की जो कंट्रीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम ले रही थी, ठीक है, स्वतंत्र हो रही थी। और ये टाइम आप देखोगे थोड़ा सा उसका भी है जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चुनौती दी थी। तो आप इस तरह से इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आंसर बताने होगा तो इसमें तो 1 घंटा भी बताया जा सकता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, एग्जामाइन दी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा रूप होता है जिसमें कई सारे लोग मिलके कई कामों को करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हम एक संगठन के रूप में देख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो हमें क्या कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमें जो ह्यूमंस वहाँ पे काम कर रहे हों उनके साथ में मॉरल वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं, जिससे कि वो डिप्रेशन में ना आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे पीछे जाओगे, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि जितने भी ह्यूमंस वहाँ पे काम करते थे, जो भी एम्प्लॉय काम कराए जाते थे उन करते थे वहाँ पे, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनको एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम थे उनको करवाने के लिए ह्यूमंस को एक मशीन समझा जाता था, ठीक है। मतलब ह्यूमन का जो यंत्रीकरण था वो कर दिया था, ह्यूमंस को ह्यूमन ना समझ के उनको एक मशीन समझा जाता था, उनसे अनलिमिटेड काम करवाया जाता था, ठीक है। उनके साथ में जो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होती थी उनको भुला दिया जाता था, ठीक है। तो ये काम उस टाइम करा जाता था। और पहले जितने भी मानवीय पहलू थे, मानवीय व्यवहार थे, उन पे फोकस नहीं करा जाता था। तो इसी के साथ में एक विद्रोह उठा था, ठीक है, जो कि मानवीय संबंध आंदोलन था, ठीक है, क्रांति थी, जिसमें इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिसमें फोकस करा जाता था कि ह्यूमंस को एक मशीन समझा जाए, उससे अनलिमिटेड काम निकलवा जाए, तो उसका उन्होंने विरोध करा। और उसमें ये बोला था कि ह्यूमंस को भी ह्यूमंस की तरह ट्रीट करा जाए, उनके साथ में भी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको फॉलो करा जाए, ठीक है। तो उसके साथ में ये सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। आज के टाइम पे जो हम करंट सिचुएशन देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी पहले के टाइम पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, रिक्स इकोलॉजिकल मॉडल हैज़ मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इलेबोरेट। तो जो रिक्स का लोक प्रशासन के अध्ययन में जो मॉडल था, पारिस्थितिक प्रतिमान, ठीक है, उसका क्या योगदान रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्पष्ट करना है। इस क्वेश्चन को आँख कान खोल के, ठीक है, अच्छे से सुनना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ना कई बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। तो इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक्स, ठीक है। तो इन्होंने 1961 में एक बुक लिखी थी, ठीक है। ये जो इन्होंने मॉडल दिया था इकोलॉजिकल मॉडल, ये तभी आया था, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये होगी इंट्रोडक्शन की बात। अब इससे थोड़ा सा हट के एक चीज़ और समझो, जो कि है इकोलॉजी। इकोलॉजी या फिर हम ये कह सकते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। सबसे पहले समझो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक छोटी सी पानी की बूंद ले लो, तो आप जब माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे तो छोटे छोटे कीटाणु आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप एक जंगल को ले लो, वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जीव जंतु होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम हो जाता है। जब हम इकोसिस्टम
की स्टडी करते हैं तो वो शब्द बन जाता है इकोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे हम इकोसिस्टम या फिर जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो शब्द बन जाता है इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो इकोसिस्टम होता है, वो ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अब क्या था कि रिक्स ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने 5 जो हमारे मेन जो एनवायरनमेंट थे उनके बारे में बताया था। अब यहाँ पे गलती आप ये मत करना कि एनवायरनमेंट को सिर्फ पेड़ पौधों, जीव जंतु, मनुष्यों तक सीमित करके रख देना। एनवायरनमेंट के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि कोई जो क्षेत्र है उसमें राजनीति का माहौल कैसा है, ठीक है, किस तरह की राजनीति करी जाती है, वो अलग होता है। दूसरा होता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी कि उस क्षेत्र में जो आर्थिक समानताएं हैं, ठीक है, आर्थिक माहौल किस तरह का, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। तीसरा है सांस्कृतिक माहौल, वहाँ पे किस किस तरह की संस्कृतियाँ वास करती हैं, ठीक, किस तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हो गया हमारा जो सांस्कृतिक माहौल होता है, ठीक है, या फिर वातावरण उसके बारे में। तो रिक्स ने टोटल 5 ऐसी जो हमारी टोटल एनवायरनमेंट थे उनके बारे में बताया था, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने एनवायरनमेंट बताया था वो था आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कह लो या फिर वातावरण कह लो, ठीक है, आर्थिक वातावरण। इसको मैं अभी आपको इंडिया और अमेरिका के दोनों में उन्होंने कंपैरिजन करा था, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा है सामाजिक, ठीक है, वहाँ की सामाजिक संरचना किस तरह की है, ठीक है। तीसरा हम ले सकते हैं राजनीति, राजनीतिक वातावरण किस तरह का किसी क्षेत्र में। चौथा हो सकता है ऐतिहासिक, जो उन्होंने बताया था। और पांचवा हम ले सकते हैं वैचारिक, या जिसको हम सांस्कृतिक भी बोल सकते हैं। अब क्या था कि अगर हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो हमें ये 5 वातावरण देखने को मिलते हैं। तो अब फ्रेडरिक जो रिक्स थे उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, उसको उन्होंने कंपैरिजन करा था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंडिया की और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी या फिर जो नौकरशाही है उसको कंपेयर करें तो हम इन 5 तत्वों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ये जो आर्थिक कारक बताए थे, ठीक है, तो आर्थिक कारक में हम देख सकते हैं अमेरिका का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको इंडिया की आर्थिक जो व्यवस्था है उससे कंपैरिजन करें तो अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है, ठीक है। और वो विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है जो कि विकास की राह पर है, ठीक है। तो इसमें ये हमें कारक देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 5 तत्व उन्होंने बताए थे, 5 तरह के जो एनवायरनमेंट बताए थे इकोलॉजी के, जो एनवायरनमेंट था, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके लिए जो 5 तत्व या फिर जो एनवायरनमेंट बताए थे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आर्थिक कारक मैंने आपको बताया अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर मैं एक कंपैरिजन एक पॉइंट रखता हूँ सैलरी के रिगार्डिंग, तो अमेरिका में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी, ठीक है, या फिर जो उनका पेंशन वगैरह का सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इंडिया में अगर आप देखो ये इसी पॉइंट को कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी हमें करप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। सामाजिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हमें देखने को मिलती है अलग अलग तरह के धर्म है, धर्म में भी अलग अलग तरह की जातियाँ हैं, हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा है, ठीक है। तो इन चीज़ों में हमें यहाँ पे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ें हमारा जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। राजनीतिक कारण, ठीक है, राजनीति का माहौल किस तरह का है, ठीक है। इंडिया में बेसिकली जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, तो इससे भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफ़ेक्ट होता है। ऐतिहासिक कारक अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो भारत का जो इतिहास है वो बेसिकली हम देखते हैं 700-800 सालों से वो गुलामी का इतिहास रहा है, ठीक है। वहीं पर अमेरिका बहुत लंबे टाइम से एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। तो अमेरिका की जो नौकरशाही है उसमें हमें
स्वतंत्रता देखने को मिलती है। लेकिन जो इंडिया की नौकरशाही है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें हमें कहीं ना कहीं गुलाम की छाप देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो ये डाइवर्सिटी किसी हद तक हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो हमें हर एक आस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक धर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक जाति के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तब हम जाके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच पाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पे अमेरिका से कंपैरिजन में करें तो अमेरिका में डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये इफ़ेक्ट करता है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस चीज़ को। ठीक है, तो बस इसमें यही था, और आप अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, लोक नीति निर्माण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो जो हमारी जो लोक नीति, जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो किस तरह से बनती है, उसके जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इंडिया में जो पॉलिसी बनती है, ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी कोई भी बनती है, तो उसके कुछ 6 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो है एजेंडा सेट करना। ठीक है, यानी कि कोई भी जो टॉपिक होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो नीति आयोग होता है जो पॉलिसीज़ को बनाता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि हमें किस एजेंडा के तहत कौन सी नीति लागू करनी है। जैसे अगर कोई निशान के जो किसान है उसके लिए कोई पॉलिसी लेके आनी है, तो उसके लिए एजेंडा सेट करा जाएगा। ठीक है, कि किस चीज़ को हमें यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इसमें जो अलग अलग आस्पेक्ट्स होते हैं किस एजेंडा के थ्रू लेके आना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स या फिर जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रायोरिटीज़ किसको देनी है, वो सारे यहाँ पे सेट करा जाता है। दूसरा जो जो हमारा स्टेप होता है उसमें वो होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो पूरा जो कॉस्ट होता है, एस्टिमेशन होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी गोल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोई भी जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है, उसके यहाँ पे हमें मल्टीपल सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। जो तीसरा स्टेप आता है वो होता है हमारा कि जो भी हमें डिबेट्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, जो भी डिबेट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग में देखने को मिल जाती हैं, जो कि बेसिकली जो लोकसभा, ठीक है, या फिर कोई भी जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, या फिर जो विधानसभा होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। वो इसमें जो भी संशोधन किया जा सकता है वो करा जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ पे जो नए नए आइडियाज़ आते हैं उनको अडॉप्ट करा जाता है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, नीति बन जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद ये इसमें साइन हो जाते हैं, सारा का सारा यहाँ पे अडॉप्टेशन में हो जाता है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। कोई भी जो बिल आया था वो अब यहाँ पे लागू हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में पांचवा स्टेप होता है इवैल्यूएशन का। ठीक है, ये देखा जाता है कि जो पॉलिसी बनाई थी हमने वो यहाँ पे इफ़ेक्टिव काम कर रही है, उसके क्या क्या हमें यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसके नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, अगर फ़ायदे देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में एक लास्ट स्टेप बचता है पॉलिसी मेंटेनेंस का। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो रख रखाव होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। पॉलिसी मेंटेनेंस में क्या होता है कि कोई जो पॉलिसी है, ठीक है, उसको इवेल्युएट करा, उसके लिए जो नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो इसमें उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करे जाते हैं, वो बेसिकली पॉलिटी मेंटेनेंस में करे जाते हैं। वहीं पे अगर उसका इवेल्यूशन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ हुआ है तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिसी मेंटेनेंस का, उसमें ये मंथन करा जाता है। ठीक है, इसमें ये विचार विमर्श करा जाता है कि इस पॉलिसी को आगे हमें कंटिन्यू करना है या फिर इसमें कोई हमें जो इम्प्रूवमेंट होती है वो देखने को मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ 6 स्टेप हमें यहाँ पे जो इंडिया में पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके रिगार्डिंग में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नव लोक प्रशासन क्या है, यह नव लोक प्रबंधन से किस प्रकार अलग है। अब देखो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिख रहा है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन क्या है। तो
ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये फोकस करा जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो लोक प्रशासन है वो बेसिकली जो नई पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, जो नए सिद्धांत होते हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी सामाजिक नीतियाँ होती है हमें उनको विरोध करके या फिर उन पे बेस्ड जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, समाज कल्याण होता है, लोक कल्याण के लिए जितने भी काम करे जाते हैं उनको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहा जाता है कि जो हमारी परंपरागत जो धारणाएं हैं उनको छोड़ना चाहिए। ठीक है, जो पुरानी बातें हैं, पुराने नियम हैं, ठीक है, उनको हमें त्यागना चाहिए। जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको अलग करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नवलोक प्रशासन में कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट किस तरह से है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। तो हमारा जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि जो इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो हमें छोटा करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम सिर्फ जो एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों पे जो लॉज होते हैं, ठीक है, सर्विसेज होती हैं, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को सिर्फ। और जितना भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, जो भी वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनके जो मैनेजमेंट करा जाता है वो सारा का सारा हमारे जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसके द्वारा ही करना चाहिए। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है या फिर जो एनपीएम है वो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, या फिर जितनी भी वर्ल्ड वाइड जो डिबेट्स होती हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उनसे फेस करना काम होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, यानी कि एनपीएम का। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि पब्लिक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे एजुकेशन में क्या काम होता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होता है, सर्विसेज देनी होती हैं, ठीक है, एजुकेशन, लॉज वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो सारा का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है कि बेसिकली जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वो इसमें फॉलो करा जाता है, जिसमें सरकार का रोल काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है। ठीक है, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जितनी भी देश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, डिफेंस का, ये सारा सरकार को करना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमी का काम होता है वो सारा का सारा कैपिटलिस्ट पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होती है पूंजीवाद में। तो उसी का हम एक थोड़ा सा कम रूप देख सकते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, जहाँ पे बेसिकली जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वही कहता है कि जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होती है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ निकालनी होती है, ठीक है, जितना भी काम होता है वो सारा का सारा पब्लिक जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो करेगा। और वहीं पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिफेंस से, एजुकेशन, लॉ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितना भी काम है वो सारा का सारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति लोक प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही है। What has been the response of the public administration to environmental concerns? Give examples. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोक प्रशासन है वो किस तरह से पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्स है वो देता रहा है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, या फिर जो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है, तो उसमें जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनको किस तरह से डील किया जाता है। तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे निपटने के लिए अलग अलग स्टेप पे, ठीक है, जितने भी लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन पे अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो सेंट्रल लेवल होता है उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अलग रूल बनाती है। वहीं पे अगर हर स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अलग रूल बनाती है। हर स्टेट में अलग अलग तरह की जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग तरह के रूल्स बनाती है। ठीक है, तो उन्हीं को बेसिकली इम्प्लीमेंट करा जाता है, जिससे कि हमें जो भी हमारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करा जाता है। जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, ठीक है, जो भी मिशंस वगैरह चला जाते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि एनवायरमेंट से की प्रोटेक्शन के लिए 1972 में, 1986 में जितने भी बिल आते हैं वो सारे के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिस्पॉन्स होता है, जो कि बेसिकली हमने करा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फिर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप थोड़े से और राइट्स या फिर जितने भी लॉज वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक रिस्पांस के रूप में काम करता है, जहाँ पे जितने भी हम कानून वगैरह बनाते हैं वो सारा का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो
गवर्नमेंट होती है वो अवेयरनेस कैंप चलाती है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिस्पॉन्स होता है जो कि बेसिकली एनवायरमेंटल कंसर्न्स को दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रतिक्रियाएं रहती हैं हमेशा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्स करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। पहले तो केंद्रीकरण समझो, ठीक है। तो सत्ता में एक केंद्र होता है, सारे की सारी जितने भी काम होते हैं उसी केंद्र को देख रेख में करे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं राजाओं की, ठीक है, तो राजा सत्ता का एक प्रमुख बिंदु हुआ करता था, ठीक है। जितने भी मंत्री थे, सेनापति थी, प्रजा थी, ठीक है, जितने भी वहाँ के नौकर चाकर थे वो सारे के सारे राजा का आदेश मानते थे, ठीक है। लेकिन ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी कि केंद्रीकरण। वहीं पे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें एक हायरार्की या फिर अलग अलग तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में आप देखोगे कि जो जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें भी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। एक तरफ पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है, ठीक है, जिसमें मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ होती है हमारी नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस नौकरशाही में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कुछ लेवल्स होता है। वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एमएलए, एमपी, ठीक है, ये जो एमएलपी ये सब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एमएलसी, ये सारे के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि ऑफिसर्स को जितनी पावर मिली हुई होती है, ठीक है, उनका कंट्रोल किन पे होता है, पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो चुने हुए सांसद, एमपी, एमएलए, विधायक होते हैं उनके पास होता है। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये अंकुश नहीं लगा सकते, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे। वहीं पे अगर हम पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो नौकरशाही में यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उस पर कुछ टॉप पे कुछ ऐसे ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो इन पर अंकुश लगाते हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल में करते हैं। तो ये पूरा का पूरा विकेंद्रीकरण सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे सत्ता या फिर जो सत्ता होती है, जो सत्ता की पावर होती है वो किसी एक पर्सन के पास ना होके अलग अलग रूप में हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। भले ही जैसे कोई भी सरकार होती है उसके पास कितने भी विधायक हो जाएं लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से बिल लेके नहीं आ सकती, क्योंकि उस पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए सब सुप्रीम पावर बैठी है, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं राष्ट्रपति, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति से भी अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जो जुडिशरी है, न्यायालय हमारा, वो इस पर काम करेगा। तो ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है किस तरह से ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो काम करता है, जहाँ पे सत्ता का केंद्र एक व्यक्ति ना होके या फिर एक संस्था ना होके उसकी जो पावर्स होती है उसको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम इसकी अलग अलग फॉर्म्स की बात करते हैं, ये इसकी कौन कौन सी जो प्रकार होते हैं वो हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है पॉलिटिकल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल या फिर डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा हम कह सकते हैं कि होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो होता है फिस्कल, ठीक है, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। और चौथा हम कह सकते हैं, ठीक है, तो होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो पॉलिटिकल में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो लीडर्स होते हैं उन पे अंकुश लगाया जाता है, ठीक है, उनके लिए एक सुप्रीम पावर बैठी होती है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो कोई भी अधिकारी होता है उसमें भी अलग अलग तरह की जो पोजीशंस होती हैं, उनके भी ऑफिसर्स होते हैं जो उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति पर या फिर एक संस्था पे ना होके अलग अलग रूपों में उसका विभाजन होता है, ठीक है। फिस्कल जितना भी हमारा राजकोष होता है, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं वो भी अलग अलग बटे हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारा राजकोष होता है, ठीक है, जितने भी
पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा का सारा अलग अलग सबके हाथ में पावर्स होती हैं, तो सारे के सारे लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो भी अलग अलग रूपों में बटे हुए होते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था सारे काम अर्थव्यवस्था की होती है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। जिस तरह से जो वित्त मंत्रालय होता है उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ठीक है, तो सारे काम वो करता है, लेकिन उस पर भी कंट्रोल करने के लिए ऊपर प्रधानमंत्री बैठा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, एग्जामाइन द रोल ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण में समाज कल्याण प्रशासन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पहले तो समझो समाज कल्याण प्रशासन क्या होता है, ठीक है। समाज में जितने भी जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके कल्याण के लिए समाज कल्याण प्रशासन काम करता है, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी की सारी इन्हीं को देख के, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इनको बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया समाज कल्याण प्रशासन का, ठीक है। अब अगर हम इसकी भूमिका की बात करते हैं तो समाज में जितने भी कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको आर्थिक मदद देना, ठीक है, उनको शिक्षित करना, उनको अवेयर करना, ठीक है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, ये इनका काम होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं वो प्रजातांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं उन पे आधारित होते हैं, यानी कि सब में जो समान भावना हो को देखकर इनको बनाया जाता है, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करा जाता। और यहाँ पे आप ये एक चीज़ और कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है उनका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उन तक, जितने भी कमज़ोर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन तक इनका लाभ पहुंच सके, ठीक है। तो इनकी कुछ भूमिका होती है और आप ये बता सकते हो, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, न्यायालय से उसको ठुकरा दिया गया, तो ये जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ रोल हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दो पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, तो इसको चलो मैं इसको अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगला जो पेपर है ना उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े जो 10-15 नंबर का उसमें आ रखा है, ठीक है। तो मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत है वो जो वर्तमान में हमारी ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ठीक है, इंडिया में या फिर मोस्टली जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उन पे आधारित है, ठीक है। तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स कहे गए हैं, जैसे कि पहला कहा गया था कि जो योग्यता है उसके आधार पर ही कोई भी जो ऑफिसर्स वगैरह होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट होता है, उसका चयन होता है, ठीक है, योग्यता के आधार पर चयन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो जितने भी काम होते हैं, ठीक है, काम का विभाजन होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो एक व्यक्ति है, कोई भी ऑफिसर है, सारा काम उसी के ऊपर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आईएएस, ठीक है, तो आईएएस के नीचे भी कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं जो उसका काम संभालते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी एक व्यक्ति होता है, ऑफिसर होता है, उसके ऊपर लोड नहीं डाला जाता है। तीसरा है कि जो भी सैलरी वगैरह होती है, ठीक है, सैलरी भत्ता वगैरह उसको मिलता है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक है अनुशासन होता है, ठीक है, कोई भी जो ऑफिसर होता है वो अनुशासन उसमें होता है, ठीक है। कोई भी जो ऑफिसर होता है वो किसी भी प्रकार की जो अनुशासनहीनता होती है वो नहीं करेगा। पाँचवा पाँचवा अगर हम बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रमोशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई भी एक ऑफिसर है वो हमेशा उसी काम पे, उसी पद पे या फिर उसी कुर्सी पे बैठ के उसी उतनी शक्तियों के साथ कभी काम नहीं करेगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद उसमें जिस तरह का एक्सपीरियंस आता जाएगा उसी तरह से उसका प्रमोशन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नो पर्सनल जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। जितनी भी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना ध्यान में रखते हुए आगे जाके पॉलिसीज़ बनाते हैं। 7वें नंबर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी काम होता है वो लिखित होता है, ठीक है, जिससे कि आगे चल के कोई भी उनको प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है। तो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत यही था, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे मोस्टली सभी जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री हैं उनमें फॉलो करा जा रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसी तरह से उसको फॉलो करा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो योग्यता होती है, जो भी योग्य होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के आता है, ठीक है, उसका एक पैरामीटर रखा गया, जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, सीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो जो
आईएएस वगैरह होती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए योग्य माना जाएगा, ठीक है। तो योग्यता के आधार पर यहाँ पे चयन होता है, काम का विभाजन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। आईएएस, ठीक है, होता है, उसके ऊपर भी आईएएस में भी अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पे अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो उसमें काम का विभाजन होता है, ठीक है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है, अनुशासन होता है, ठीक है। व्यक्ति जितने भी ऑफिसर्स आते हैं वो सभ्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति योग्यता जिसमें है वो हमेशा अनुशासन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रमोशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि उससे किसी का व्यक्तिगत लाभ ना हो बल्कि पूरे समाज का लाभ हो, ठीक है। जितना भी काम होता है वो सारा का सारा लिखित होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या है, ठीक है। लोक प्रशासन का नारीवादी दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण यानी कि जो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो एक एक को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सुशासन यानी कि एक तरह से आप अपने शब्द में समझ सकते हो राम राज्य, जिससे में कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो राम राज्य में की जो विशेषताएं हैं उसको आप सुशासन के साथ कनेक्ट कर बता सकते हो। अगर हम बात करते हैं निर्णय निर्माण प्रक्रिया का जो सिद्धांत है उसके बारे में, तो जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है वो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसमें जो पहला सिद्धांत था उन्होंने ये कहा था कि ये एक समझौता का मामला होता है कि जो भी कोई भी निर्णय लेता है तो उसको समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने ये बताया था, सिद्धांत दिया था कि जो भी प्रक्रिया होती है इसमें तर्क संगता यानी कि लॉजिकनेस होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लॉजिक से कोई भी डिसीजन लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बताया था कि निष्पक्ष संघर्ष होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हमें किसी एक फैक्ट को या फिर एक एस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व ना देके दोनों को बराबर बराबर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक जो तीसरा इन्होंने प्रिंसिपल ये दिया था, इसमें ये कहा था कि कोई भी हम जो निर्णय लेते हैं ना वो हम बेसिकली एक अपने मकसद से नहीं ले सकते, ठीक है। हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरों का भी फ़ायदा देखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे उन्होंने दिए थे यहाँ पे। लोक प्रशासन पर जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है, तो इसमें बेसिकली हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा मोरली, ठीक है, एथिकली अच्छा बर्ताव करना चाहिए लोगों के साथ में, ठीक है। महिलाओं की जो भूमिका होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप और महत्व की चर्चा करनी है यहाँ पे, ठीक है आपको। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, किस तरह से इसका पूरा इतिहास है, किस ये महत्व क्या क्या होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, और मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो आज के टाइम पे जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे योग्यता के आधार पे जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, नौकरशाह होते हैं, उनका चयन करा जाता है, ठीक है, उनको प्रमोशन दिया जाता है, या फिर हमें कह सकते हैं उनको अच्छी सैलरी दी जाती है, ठीक है। उनमें अनुशासन होता है, ठीक है, जो भी काम वो करते हैं सारा का सारा लिखित होता है, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स में सारा का सारा काम करा जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और कहा था इन्होंने कि यहाँ पे जितना भी काम होता है उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जितना भी ऑफिसर होता है वो उतना ही काम करेगा जो उसके लायक होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है रिस्क की प्रिज्मेटिक प्रतिमान का पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही है, इकोलॉजिकल जो अप्रोच उन्होंने दी थी उसी पे है। इसको मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं लोक नीति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इसके कुछ चरण होते हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो लोक नीति पब्लिक पॉलिसी भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके कुछ जो स्टेप्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय बजट, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ बजट। तो बजट क्या होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। तो आप ये देखो कि आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो, ठीक है, कि किस तरह से कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, और आप जो पैसा खर्च करते हो वो एक आधार मान के चलते हो कि हम हमारे पास इस महीने में इतना पैसा आएगा तभी हम इतना खर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन वो पैसा एक्चुअल में अभी आपके पास नहीं आया, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया।
इसी तरह से अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट का मतलब होता है कि जो सरकार होती है वो एक तरह का अनुमान लगाती है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा और हम इतना खर्च करेंगे। इतना खर्च करेंगे, हम कृषि में अलग करेंगे, हेल्थ में अलग करेंगे, ठीक है, जो शिक्षा होती है उसमें अलग करेंगे, रक्षा विभाग होता है उसमें अलग करेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था में अलग से फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक जो हम कह सकते हैं ना प्रारूप दे देता है कि हम इस तरह से काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है बजट। अगर हम इसकी बात करते हैं बजट के कितने टाइप होते हैं, तो बजट हमें अलग अलग तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राप्ति बजट और दूसरा होता है व्यय बजट। प्राप्ति बजट वो बजट होता है जिसमें जो कि हमें प्राप्त होता है, जैसे कोई भी सरकार होती है वो कर लेती है, ठीक है, जितने भी टैक्सेस वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं वो देती है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी ली, ठीक है, तो गाड़ी पे जो टैक्स जाता है वो सरकार के पास जाता है, तो वो प्राप्ति बजट में जाएगा, ठीक है। आपने कोई भी सामान लिया, आप जो इनकम टैक्स भरते हो वो उसका कुछ परसेंट आप देते हो, ठीक है, तो वो प्राप्ति बजट में जाएगा, ठीक है। व्यय बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार को खर्च करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि जो हॉस्पिटल होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो सारा का सारा व्यय बजट में आता है, जहाँ पे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। बेसिकली आप अगर इसको और डीपली पढ़ोगे ना तो आपको हज़ारों तो नहीं, 20-30 तरह के बजट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन दो को काफ़ी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करते हैं, सुशासन क्या होता है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, गुड गवर्नेंस क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो गुड गवर्नेंस एक ऐसी गवर्नेंस होती है, यानी कि दो शब्दों से मिला, सु मतलब और शासन। सु मतलब अच्छा और शासन मतलब किस तरह से हम वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छे शासन, ठीक है, अच्छे शासन को हम सुशासन कह सकते हैं, ठीक। ये इसकी अवधारणा। अगर अब इसकी हम विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगों की भागीदारी ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमें जो जनता होती है उसकी भागीदारी देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो कानून का शासन होता है वो होता है यहाँ पे न्याय संगत, यानी कि लोगों के साथ न्याय होता है। इंक्लूसिव जो गवर्नेंस होती है वो यहाँ पे चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। डिस्कस फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है यानी कि शक्ति का वितरण होता है वही हमारा विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो जो शक्ति होती है, ठीक है, शक्ति का जो केंद्र होता है वो किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को न मानकर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अगर हम फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, हमने कुछ अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी बात करी है, जो हमारा पिछला पेपर था पेपर 1 उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता, कौन सा होता है, ठीक है। तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें सबके जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में अलग अलग तरह में के जो ऑफिसर्स होते हैं हर लेवल पे उनका काम अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कोई एजुकेशन के सेक्टर में काम करेगा, ठीक है, कोई हेल्थ के सेक्टर में काम करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, कोई इकोनॉमी पे काम करेगा। तो ये होता है फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन वाले जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको एजुकेशन की सारी जितनी भी पावर्स होती हैं वो दे दी जाएंगी, ठीक है। हेल्थ में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पावर्स होती हैं वो दे दी जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जितना भी रिलेटेड डिपार्टमेंट की जो पावर्स होती हैं वो उस डिपार्टमेंट को दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल, यहाँ पे जितने भी काम होते हैं उनके बेस पे जो पावर्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है जो हमारा फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एग्जामाइन वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो लोक उत्तरदायित्व क्या होता है, लोक उत्तरदायित्व की विभिन्न प्रकारों की यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो अकाउंटेबिलिटी होता क्या है, यानी कि उत्तरदायित्व या फिर हम जवाबदेही जिसको बोल सकते हैं, जिम्मेदारी जिसको बोल सकते हैं, वो होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। अब जिम्मेदारी से आप ये देखो कि आपके ऊपर अगर किसी ने जिम्मेदारी दे दी है तो, ठीक है, आपके ऊपर पढ़ने की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो पढ़ने के बाद में आपको जवाब देना होगा अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, आपका रिजल्ट किस तरह का रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा इसके अपर लेवल पे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी क्या होती है,
उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है, उसका कर्तव्य क्या होता है, उसका उत्तरदायित्व क्या होता है कि कोई भी जो ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कोई भी ब्यूरोक्रेट होता है, नौकरशाह जिसको हम बोल सकते हैं, वो किसी पद पे बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो पब्लिक से रिलेटेड जितना भी काम करा जाता है तो पब्लिक को उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पब्लिक अगर किसी चीज़ की डिमांड करती है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, ठीक है, जो प्रशासक है, उसको पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। जवाब उसका जो हेल्थ सेक्टर होता है उससे रिलेटेड दे सकता है, ठीक है, उस जो पब्लिक टैक्स देती है उससे रिलेटेड उसको जवाब देना पड़ सकता है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो एक टाइप हो जाता है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमें देखने को मिल जाती है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ठीक है, उनकी जो दायित्व होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एवेल्युएट इट्स रोल इन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन इन सोसाइटी, ठीक है। जो समाज कल्याण प्रशासन है उसके बारे में आपको बताना है, समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के संरक्षण में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है, इसकी मूल्यांकन करना आपको। तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बता चुका हूँ कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग होता है, कमज़ोर वर्ग होता है, उसके लिए जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो सारा का सारा काम होता है समाज कल्याण प्रशासन का ही, ठीक है। तो जो कमज़ोर वर्ग होता है उनका कल्याण करना समाज में, वही समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है, ठीक है। इसकी जो भूमिका होती है संरक्षण में, इसकी क्या क्या भूमिका है हमें देखने को मिल जाती है, ये सारा का सारा मैं आपको जो पेपर 1 है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, इसमें से किसी 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको चारों के चारों करवा देता हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे यानी कि एक होता है बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड कर देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो दूसरा होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मेन मकसद क्या होता है कि समाज में जो समाज का, सोसाइटी का जो वेलफेयर होता है वो करना है, यानी कि समाज का कल्याण करना, समाज के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं उनको बनाना, ठीक है। वहीं पे समाज में जो इक्वालिटी होती है, कुछ जो कुरीतियाँ होती हैं उनको ख़त्म करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट कमाना, ठीक है, धन कमाना, लाभ कमाना, ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम। क्योंकि ये बंदा कोई समाज सुधारक नहीं है, ठीक है, वो अगर अपना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रहा है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा है तो उसमें भी हमें हायरार्की देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी मैटर करती हैं, ठीक है। वो उसका मेन मकसद क्या होगा कि वो अपना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, तभी उसने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो खड़ी करी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक तरफ से जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरी तरफ आप ले सकते हो रिलायंस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के इनके काम होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की इनकी पावर्स होती हैं, अलग अलग इनका मोटिव होता है। गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मेन मकसद क्या होता है कि समाज में या फिर जो सोसाइटी होता है उसका वेलफेयर करना है। और ये जो अगर हम एक बात करते हैं रिलायंस की, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में, तो ये चीज़ें क्या, ये बंदे फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी थी, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था, जो फ्रेडरिक टेलर थे उन्होंने दिया था। इसको हम टेलरवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं वो काम तो कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो तभी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जिस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इनका जो प्रोडक्शन है उस लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नवलोक प्रशासन क्या है।
ठीक है। तो नवलोक प्रशासन यानी कि नया लोक प्रशासन, नया यानी कि जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस पे फोकस करता है कि जो भी समाज होता है उसमें वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, जो समाज का कल्याण होता है वो होना चाहिए, समाज में जितनी कुरीतियाँ होती हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, समाज में जो इक्वालिटी होती है, जस्टिस होता है उसको स्थापित करना है, ठीक है। तो ये काम होता है न्यू लोक, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका। इसका एक मेन मकसद ये भी होता है कि जो समाज में पुराने टाइम से जो प्रशासन का जो पूरा पैटर्न चला आता है उसको ख़त्म करना, ठीक है, यानी कि जो उनकी कुछ परंपराएं होती हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं, उनको ख़त्म करना पब्लिक जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मकसद होता है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इससे शायद ही कोई इसको नहीं जानता होगा, क्योंकि अभी आपका जो पेपर हुआ था 21 तारीख को उसमें भी आया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे ये पूरा एक क्वेश्चन बन के आया था कि ये किस तरह से जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, उसको मजबूत करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जो सरकार है और जो जनता है उसके बीच में एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करता है, यहाँ पे पारदर्शिता लेके आता है, जनता को वो जो टैक्स देते हैं उसकी प्रॉपर जानकारी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है सूचना के अधिकार से, ठीक है। तो यही सब था इन आज की इस वीडियो में। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मिल जाती हैं, और जो टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पे आपको जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।